गर्मियों के समय पर अधिकतर किसान करेले का उत्पादन लेना चाहते हैं क्योंकि ये जो फसल है इसके भाव कम नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर किसान फेल हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम गर्मियों के समय के लिए फसल लेना चाहते हैं तो हमें उसको लगाना पड़ता है ठंड के समय पर, यानी कि जनवरी पर और फरवरी पर। इस समय पर आप देखेंगे तो अंकुरण नहीं हो पाता। दूसरा, जो भी हम फसल लगाते हैं तो वो कीटों से घिर जाती है जब हमारी फसल गर्मियों पर क्रॉस करती है। तो तीसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल स्वस्थ हो तो आपको जमीन की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और जमीन का चयन भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आज इस वीडियो पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि करेले की खेती को आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उससे उत्पादन कैसे बढ़िया ले सकते हैं और उससे मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, सही समय के साथ में, सही खाद के साथ में, सही प्रबंधन के साथ में। कीटों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वायरस से हमारी फसल को हम कैसे दूर रख सकते हैं, इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि करेले की फसल के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जमीन का चयन करना पड़ेगा। जमीन के चयन से हमारा मतलब ये होता है कि भैया, अगर आप चाहते हैं करेले का अच्छा उत्पादन लेना, दूसरा अपनी फसल को वायरस से, कीटों से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जमीन का चयन करना पड़ेगा जहां पर आसपास यदि आप देखेंगे तो प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। या दूसरी सब्जी करते हैं, वहां पर आपने मान लीजिए टमाटर लगाया हुआ है, मिर्च लगाई हुई है, तो वो जो फसलें हैं वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी फसल बाजू में लगी हुई है वहीं उसके साइड में करेला लगा देंगे नया, तो आपकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। कारण क्या होता है कि जब पुरानी हमारी फसल हो जाती है तो हम प्रबंधन थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उसमें स्प्रे करना थोड़ा कम कर देते हैं, उसमें कचरा वगैरह हो जाता है, तो वो जो इंसेक्ट हैं जैसे ही हमारी नई फसल लगती है करेले की, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। करेला का किसी फसल की हम बात करते हैं तो वो जो कीड़े हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और पुरानी फसल को छोड़ देते हैं, नई फसल पर अटैक कर देते हैं और हमारी फसल जो है वो बहुत ही कम समय पर बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब भी आप करेला लगाने वाले हो, खासकर क्योंकि इस फसल पर वायरस की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो फिर आपको जमीन का चयन करना पड़ेगा। ऐसी जमीन का चयन करना पड़ेगा, एक तो नई जमीन हो आपकी, दूसरा आसपास जो है वो साफ सफाई हो, पुरानी फसल ना हो, अगर पुरानी फसल हो भी तो वो स्वस्थ हो, तो फिर आप देखेंगे आपको ज्यादा समस्याएं नहीं आती है। दूसरी बात है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी में क्या है? जमीन की तैयारी आप देखते हैं कि अधिकतर हमारे पास सवाल भी आते हैं कि सर, हम टमाटर लगाए हैं, टमाटर खत्म हो गया है, हम उसे उखाड़ कर क्या हम उसमें करेला लगा दें? तो भैया नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पुरानी बेड पर करेला सक्सेस नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है कि ये हम देखेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया कि साइड में पुरानी फसल है तो हम वो इंसेक्ट जो है हमारी फसल पर आ जाते हैं, तो ऐसे ही पुरानी बेड पर जब आप करेले लगाते हैं तो फिर आप देखेंगे वो जो इंसेक्ट पहले से बचे हुए थोड़े बहुत, वो भी जो भी जितने भी हैं, तो वो क्या करते हैं, नई फसल के ऊपर अटैक करते हैं, तो आपकी जो फसल है वो वायरस से ग्रसित हो जाती है शुरुआती अवस्था पर। तो आपको पुरानी बेड पर करेला नहीं लगाना है। अब हम जानते हैं जमीन की तैयारी के बारे में। जमीन की तैयारी में देखें तो हमें बेसल खाद डालना होता है। बेसल खाद में आप DAP डाल सकते हैं 50 किलो से लेकर 75 किलो तक। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आप डाल सकते हैं 1 बोरी से लेकर 2 बोरी तक, यानी कि 50 किलो से लेकर 1 कुंटल तक। दूसरा, फिर आप इसमें कार्बोफ्रान की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। कीटक जितने भी जमीन संबंधी हैं वो इससे डालने से समाप्त हो जाते हैं, या फिर रेन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा MOP यानी कि पोटास की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। पोटास की मात्रा को भी हम देखें तो 25 किलो से लेकर 50 किलो तक हमें डालनी चाहिए, क्योंकि पोटास जो है इसमें ज़्यादा लगता है। एक मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा लगता है इसमें। मैग्नीशियम सल्फेट को आप यदि 25 किलो से लेकर 50 किलो तक डालते हैं बेसल खाद में, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। इसके अलावा आपको गोबर खाद डालनी ही चाहिए। गोबर खाद आप 4 से लेकर 5 डाली तक डाल सकते हैं। ये सारे जितने हमने बेसल खाद आपको बताए हैं ये बेड के ऊपर डालने हैं, ना कि पूरी जमीन पर फैलाने हैं आपको। दूसरा, जो हम गोबर खाद आपको बता रहे हैं वो भी आपको बेड के ऊपर डालना है। बेड आपको पहले कच्ची बनानी है, कच्ची बेड बनाने के बाद उसमें सारे बेसल खाद या गोबर खाद आप डाल दें। इसके बाद फिर से एक बार रेजर चला दें और फिर आप बेड को समतल करके ड्रिप लाइन बिछाकर मल्चिंग आप लगा दें। यदि आप सिर्फ करेला लेना चाहते हैं तो आप 20 माइक्रोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग की, हल्की वाली। या फिर आप मान लीजिए बरसात के समय पर उसी बेड पर कोई दूसरी फसल लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 25 माइक्रोन की मल्चिंग आपको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ब्लैक कलर नीचे, सिल्वर कलर ऊपर आपको रखना है। तो यहाँ पर आपकी जमीन की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरी समस्या आती है आपकी कि अंकुरण की समस्या। आपका जो सीड है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। यदि आप डायरेक्ट लगाते हैं तो भैया उसको आपको अंकुरित करके लगाना पड़ेगा। अब समय आ गया है, अब जमीन पर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। इसके पहले आप रोपाई लगाते थे, लेकिन अभी आप जो है डायरेक्ट सीड को लगा सकते हैं, लेकिन अंकुरित करके आपको लगाना होगा। तो अंकुरण करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक बाल्टी में पानी लें गर्म, उस पर जो है सीड ले लें। सीड को आपको कपड़े की एक पोटली बनाना है, उसमें रख देना है और पोटली को रात भर उसमें डुबा देना है आपको 12 घंटे से
लेकर 24 घंटे तक आप उसमें पानी में उसे डुबा सकते हैं। इसके बाद निकालें और उस पोटली को गर्म जगह पर रख दें। गर्म जगह पर कैसे रखेंगे, एक बोरी ले लें, बोरी के अंदर पुआल वगैरह जैसे कि हमारा धान का पुआल होता है या फिर गेहूं का भूसा वगैरह होता है, तो उसको आधा भरें, आधा भरने के बाद उस पोटली को रख दें, फिर उसके बाद फिर भूसा या फिर पुआल उसमें ढक दें और उसे गर्म जगह पर रख दें 3 दिनों के लिए। 3 से 4 दिनों के बाद आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो अंकुर आपको दिखाई देंगे। पूरे अंकुरित हो जाने दें आप, 1-2 दिन लगता है उसमें। इसके बाद जैसे ही अंकुरित हो जाता है तो जितने सीड अंकुरित हो जाते हैं उन्हें आप डायरेक्ट फिर पे लगा दें खेत पर। फिर दूसरे दिन फिर अंकुरित हो जाता है तो फिर जितने बचे हुए सीड है उनको भी आप लगा दें। तो इस तरह के यदि आप लगाते हैं तो आप देखेंगे लगभग 10-12 दिन में आपका जो सीड है पूरा निकल जाता है बाहर, 2 पत्ती उसकी हो जाती हैं 12 से लेकर 15 दिनों के बीच में। अब बात आती है स्टेकिंग की। जब भी आप गर्मी के समय पर करें या बरसात के समय पर करें, आपको करेले की फसल पर स्टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 आपके फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि फंगस से आपकी जो फसल है वो दूर रहती है, क्योंकि इसमें पाउडर मिल्ड्यू की समस्या भी आती है, डाउन मिल्ड्यू की समस्या आती है, और ये आती है जमीन की नमी के कारण। अगर आपका पौधा जमीन के टच में नहीं रहेगा, ज़्यादा नमी के संपर्क में नहीं रहेगा, तो आपकी फसल पर पाउडर मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू की समस्या नहीं आती। आपको तोड़ाई में भी आसानी होती है, स्प्रे करने में आसानी होती है, ये सारे आपके फायदे होते हैं। तो आपको स्टेकिंग पर लगाना ही लगाना करेले की फसल पर, बाकी आपकी इच्छा भी है। तो 2 ड्रिंचिंग हम देखें तो शुरुआती ड्रिंचिंग पर आप 19-19 ले लें, लगभग 20 दिनों की फसल आपकी हो जाती है, तो 19-19 को 1 किलो ले लें, साथ में आप ह्यूमिक एसिड ले लें और ड्रिंचिंग कर दें। इसके बाद 5 दिनों के बाद फिर 1261 ले लें, 1261 के साथ में फिर आप क्या ले लें, इसमें आप माइक्रोराइजा को ले लें और फिर उसकी ड्रिंचिंग आप कर दें। ये 2 ड्रिंचिंग आपको करनी, ज़्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर कोई समस्या हो जैसे कि फंगस की समस्या हो या फिर अब कीटों की समस्या हो, तो फंगस के लिए आप रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कीटों के लिए आप जो है क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप करते हैं तो आपकी फसल शुरुआत से तंदुरुस्त रहती है। अब बात आती है कि हम कीटों को कैसे कंट्रोल करें, फंगस को कैसे कंट्रोल करें, ताकि हमारी फसल जो है वायरस से मुक्त रहे, बीमारियों से मुक्त रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस की, इसके बाद हम वायरस पर चर्चा करेंगे। तो फंगस में हम देखें तो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। तो उनके लिए आपको समय समय पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टोर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्विसन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फंगिसाइड आपको मैंने बताया है, इनका बारी बारी से अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो आपकी फसल पर पाउडर मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू की समस्या नहीं आती है। पाउडर मिल्ड्यू के लिए स्पेशल आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड वाले का या पाउडर फॉर्म वाले का। जब तक फूल नहीं आए, जब तक फूल आ जाते हैं तो लिक्विड वाले का आप इस्तेमाल करें। नेसोडियम आपका धनुका कंपनी का बहुत ही बढ़िया आता है, स्कोर आता है आपका, डाइफेनाकोनोजोल होता है उसमें, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर मिल्ड्यू की समस्या नहीं आती। डाउन मिल्ड्यू के लिए स्पेशल अगर देखें तो हम COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टोर टॉप अगर करते हैं तो दोनों फायदे आपके हो जाते हैं, पाउडर मिल्ड्यू भी और डाउन मिल्ड्यू भी। एक्वेशन प्रो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रोवेट कंप्लीट का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो इतने तरीके के फंगिसाइड हैं, यदि आप इसको समय समय पर बारी बारी से हर 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप स्प्रे करते हैं तो आपको ये फंगस की समस्या नहीं रहती है। अब बात आती है कीटों की। कीटों में यदि हम देखें तो 2 प्रकार के कीट सबसे खतरनाक है इसमें। पहला तो है उड़ने वाले पतंगे, दूसरा है इल्लियाँ जो कि हमारे फलों को समाप्त करती हैं। पहले हम बात करते हैं वायरस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। वायरस को कंट्रोल करने का आसान तरीका हम आपको बताएं तो हमें उड़ने वाले पतंगों के लिए एक स्प्रे शेड्यूल बनाना पड़ता है। आपको समय समय पर हर 5 दिनों में एक स्प्रे को लेना पड़ता है। ये सारी जानकारी हमने हमारी ई-बुक पर दी हुई है करेले की फसल के लिए। बहुत ही कम खर्चा है, यदि आप लेते हैं तो आपको ये सारे जो झंझट है वो दूर हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपको दवा कौन सी डालनी है, उसकी मात्रा कितनी डालनी है, किस नाम से मार्केट पर मिलती है, वो टेक्निकल क्या नाम है, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। खाद का शेड्यूल भी हमने उसमें दिया हुआ है, सारे जितने फंगस हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमने आपको बताया हुआ है। तो आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ऐसे ही हमने दूसरी जो फसल है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, फूल गोभी है, खीरा, इनके लिए भी ई-बुक लिखी हुई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, इसके बाद जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वायरस को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उड़ने वाले पतंगों को कंट्रोल करें, रस्सू से जो कीट है उनको कंट्रोल करें। उसमें हम देखें तो थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, माइट्स है, ये 3 खासकर हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एसिड एम्रोपेट है, इमेटाक्लोपिड है, आपका कटाप हाइड्रोक्लोराइड है, इनका इस्तेमाल आप बारी बारी से कर सकते हैं। थायमाथक्सम का इस्तेमाल आप बारी बारी से करेंगे तो आपकी फसल पर ये उड़ने वाले पतंगे रस्सू की जो कीट है वो कंट्रोल हो जाते हैं। थ्रिप्स की हम बात करते हैं तो थ्रिप्स के लिए आप स्पेशल रूप से डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कराटे के नाम से आपको मार्केट पर मिलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर थ्रिप्स की समस्या नहीं रहती है। यदि ज़्यादा आ जाती है तो ब्रोफेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टेक्निकल हैं। आप थ्रिप्स के लिए अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। जैविक तरीके की बात करते हैं तो जैविक तरीके में नीले स्टिकी टैप अगर आप लगाते हैं, पीले स्टिकी टैप जो आते हैं आपके वाइट फ्लाई, माहो वगैरह के लिए, उड़ने वाले पतंगों के लिए, तो आप देखेंगे जैविक तरीके से भी ये सारे कीटक कंट्रोल हो जाते हैं। फल मक्खी के लिए आपको ट्रैप लगाना होगा।
जो फेरोमोन ट्रैप आता है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, उसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल पर 10 एकड़ पर, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर वो जो मक्खियाँ हैं वो आती हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं, वहीं पर मर जाती हैं। आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगर आपको वो ट्रैप नहीं मिल पाती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आप तक वो कोरियर के माध्यम से भेज देते हैं। माइट्स के लिए आपको बताऊं कि आप ओब्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अच्छा उत्पादन कैसे लें। तो भैया हमने आपको जो बताए हैं तरीके, जो बीमारी आपको कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं, फेरोमोन ट्रैप बताए हैं, ये सारे यदि आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी फसल को स्वस्थ रखते हैं और खाद का शेड्यूल आप बनाकर चलते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर उत्पादन बढ़िया आता है। जब आपका पौधा स्वस्थ होगा तो उत्पादन भी अच्छा देता है। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।